हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हम इस धरती पर मेहमान हैं और यात्राएं प्रकृति की मेहमान नवाजी को महसूस कर सकने का सबसे प्रत्यक्ष तरीका है। जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको यह समझ आता है कि आपकी चिंताएं, आपका दुख, आपकी परेशानियां ये कितनी छोटी हैं इस विशाल प्रकृति के सामने। मेरे लिए मेरी यात्राएं सिर्फ वैकेशन नहीं होती, बल्कि एक रिमाइंडर होती हैं कि हमें जीवन को जीना है, सिर्फ सरवाइव नहीं करना। तो चलिए अपनी सारी फिक्र को पीछे छोड़कर चलते हैं एक बार फिर से एक नए सफर पर। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल इवॉल्विंग बैकवर्ड्स में। आज तारीख है 22 जनवरी 2026। इस समय हम खड़े हैं प्रयागराज शहर के बाहर। एक छोटी सी ट्रिप की शुरुआत कर रहा हूं आज। 3 डेस्टिनेशंस माइंड में है जिनको हम कवर करने वाले हैं। कल हम बांधवगढ़ में सफारी करेंगे, फिर वहां से मैहर देवी जाएंगे, माता जी के दर्शन करेंगे और वहां से खजुराहो जाके मंदिरों को घूमते हुए वापस प्रयागराज आएंगे। चलिए फिर कुछ यहाँ पर खाते हैं और यहाँ से निकलते हैं बांधवगढ़ की तरफ। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ नेशनल पार्क सिर्फ एक जंगल नहीं, बल्कि भारत के सबसे शानदार वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशंस में से एक है। विंध्यन हिल्स की गोद में बसा हुआ यह पार्क लगभग 100 स्क्वायर किलोमीटर के कोर एरिया में फैला हुआ है, जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी और नेचर लवर्स के लिए एक पैराडाइज के समान है। बांधवगढ़ इतना प्रसिद्ध क्यों है, इसका सीधा सा जवाब है हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी। भारत के जो भी बाकी नेशनल पार्क्स हैं उनके मुकाबले यहाँ टाइगर देखने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो टाइगर्स का घनत्व है, यानी हर स्क्वायर किलोमीटर में टाइगर्स की जो प्रेजेंस है वो यहाँ पर बाकी स्थानों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। यह वही जगह है जहाँ हिस्ट्री में दुनिया का सबसे पहला व्हाइट टाइगर देखा गया था। यहाँ का इकोसिस्टम इतना बैलेंस्ड है कि सिर्फ टाइगर्स ही नहीं, लेपर्ड, डियर और 250 से ज़्यादा वाइल्ड लाइफ स्पीशीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। बांधवगढ़ का टेरेन और यहाँ की हिस्ट्री बाकी प्रोटेक्टेड एरिया से थोड़ी अलग भी है। यहाँ की टोपोग्राफी काफ़ी यूनिक है, जहाँ एक तरफ आपको घने जंगल देखने को मिलते हैं, वहीं दूसरी तरफ खुले मैदान और ऊंची चट्टानें हैं जो टाइगर्स को स्पॉट करने के लिए आपको एक उपयुक्त स्थान प्रदान करती हैं। दूसरा, इस नेशनल पार्क के बीचों बीच स्थित है बांधवगढ़ फोर्ट। करीब 2000 साल पुराना यह किला है जो इस जंगल को एक मिस्टिकल लुक प्रदान करता है। दुनिया की शायद ही किसी और नेशनल पार्क में आपको इतना गहरा हिस्ट्री और वाइल्ड लाइफ का कनेक्शन देखने को मिलेगा। प्रयागराज से बांधवगढ़ का करीब 300-350 किलोमीटर का सफ़र सिर्फ एक ड्राइव नहीं होता, बल्कि समय में पीछे जाने जैसा होता है। जब हम प्रयागराज छोड़कर रीवा की तरफ बढ़ते हैं तो हम गंगा के मैदानी इलाकों से निकलकर विंध्य की पहाड़ियों में दाखिल होते हैं। रीवा की ये ज़मीन कोई आम जगह नहीं, ये वही भूमि है जिसने 1951 में दुनिया को पहला व्हाइट टाइगर मोहन दिया था। आज आपको जो भी व्हाइट टाइगर्स दुनिया के किसी भी जू में दिखाई पड़ते हैं, ऐसा कहा जाता है कि उनके जीन्स की शुरुआत इसी रीवा के जंगलों से हुई थी और उसी मोहन नाम के टाइगर से हुई थी। प्रयागराज रीवा कटनी हाईवे मोस्टली 4 लेन है, जो कि काफ़ी स्मूथ बना हुआ है, लेकिन उमरिया से बांधवगढ़ का जो स्ट्रेच है वो एक प्रोटेक्टेड एरिया के बफर जोन जैसी सड़क है, तो वहाँ पर सड़कें पतली हो जाती हैं, आपको स्पीड लिमिट्स का ध्यान रखना होता है।
दोस्तों प्रयागराज से करीब 6-6.5 घंटे हमें लगे और इस समय मैं फाइनली पहुंच चुका हूं बांधवगढ़ नेशनल पार्क के जो ताला गेट है वहां पर हमने अपना रिसॉर्ट बुक कर रखा है। ताला जोन बांधवगढ़ के कोर जोन्स में से एक है, वहां पर ही हमने सफारी बुक कर रखी है। और ताला जो विलेज है उसके आसपास ही आपको सारे रिसॉर्ट्स, होटल्स, एकोमोडेशन सारे आपको ताला गेट के आसपास ही मिलेंगे। तो अगर आप ताला में अपनी सफारी बुक करते हैं तो बहुत कम समय में आप गेट तक पहुंच सकते हैं। सुबह 6:30 से हमारी सफारी है और मैंने जो एकोमोडेशन बुक किया है इसका नाम है जंगल पैलेस। अभी मैं आपको प्रॉपर्टी का एक टूर दूंगा। ठीक ठाक साफ़ सुथरी जगह है। मैंने करीब 21-2200 रुपये में इसे बुक किया, एक कमरा। हमने 2 कमरे बुक किए हैं। आपको प्रॉपर्टी दिखाता हूँ और उसके बाद आज के दिन को हम यहाँ समाप्त करेंगे। कल सुबह फिर मैं आपसे मिलूँगा बांधवगढ़ में सफारी में। इस तरफ ये हमारे कमरे हैं, वो है एंट्रेंस और पीछे की तरफ इनका गार्डन और स्विमिंग पूल एरिया है। मध्य प्रदेश यात्रा के दूसरे दिन मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं। इस समय सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं बांधवगढ़ सफारी के ताला गेट पे जहां पर परमिट चेक होता है उस स्थान पर खड़ा हूं। अभी 6 बजे हम यहां आ गए थे। 6:45 का हमारा एक्चुअल सफारी का टाइम है। यहां आप व्हीकल और गाइड अलॉट करवाते हैं, वो काम हमने करवा लिया है। हमें व्हीकल और गाइड इन्होंने अलॉट करा दिया है। अब हम अपनी गाड़ी यहाँ छोड़ दी हमने। यहाँ से जिप्सी लेकर के उस स्थान पर जाएंगे जहाँ से एक्चुअल सफारी स्टार्ट होती है। ये है टिकट काउंटर जहां आपके टिकट्स का वेरिफिकेशन होता है। कुछ इस तरह का यहाँ पर इस समय माहौल है। ये है हमारी जीप। टिकट काउंटर से जीप और गाइड लेकर के अभी हम आ गए हैं पार्क के एक्चुअल गेट पे। बट ये गेट अपने टाइम से ही ओपन होता है, तो सारी सफारी वाली गाड़ियाँ यहाँ आपको फिलहाल लाइन से खड़ी हुई दिखाई पड़ रही हैं। अब यहाँ से हमारी एक्चुअल सफारी स्टार्ट होगी जंगल के अंदर। हाथी देखो लेफ्ट साइड में। हाँ, पार्क में एंटर करते ही लेफ्ट हैंड साइड पे आपको हाथियों का कैंप दिखेगा। यहाँ पर अमूमन आपको हाथियों की साइटिंग हो ही जाती है। हमने भी कई सारे हाथी यहाँ पर देखे। ईगल। हम टाइगर को ढूंढ रहे थे और हमें मिल गया जंगल का एक और मास्टर प्रेडेटर। ध्यान से देखिए, ये एक बाज है और उसके पंजों में है एक सांप। ये क्रेस्टेड सरपेंट ईगल है और इसे स्नेक हंटर भी कहा जाता है। अभी ये एक सांप को खा रहा है और ये अपने आप में एक बहुत ही रेयर साइटिंग है जो फॉर्चुनेटली आज हमें हुई।
वो सामने जो आपको हिल दिखाई दे रही है, उसी पर है बांधवगढ़ का 2000 साल पुराना किला, जिसे बांधवगढ़ फोर्ट कहते हैं। ये किला बांधवगढ़ हिल की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है, जो समुद्र तल से लगभग 811 मीटर यानी 2660 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस ऊंचाई की वजह से यहाँ से पूरे जंगल का नज़ारा दिखाई पड़ता है और इसीलिए वन विभाग द्वारा पूरे जंगल पर नजर रखने के लिए इस स्थान को पोस्ट के जैसा उपयोग किया जाता है। करीब 2000 सालों के इतिहास में इस किले पर अलग अलग डायनेस्टीज ने राज किया है, जिसमें माघा डायनेस्टी, वाकाताका, कालाचूरी और बाद में बघेल किंग्स शामिल रहे हैं। साल 1617 में यहाँ के जो अंतिम राजा थे, महाराजा विक्रमादित्य जी, उन्होंने अपनी राजधानी बांधवगढ़ से रीवा शिफ्ट कर ली थी। तभी से ये किला जंगल के हवाले हो गया। दोस्तों, इस किले के अंदर 10वीं और 12वीं शताब्दी की बहुत सारी मूर्तियां भी हैं, जिसमें विष्णु भगवान के सभी दशावतार आपको देखने को मिल जाएंगे। इधर देखो मम्मी की तरफ। बाघ एक बेहद अनुशासित और एकांतप्रिय जीव होता है। वे अपने इलाके की सीमाओं को गंध और दहाड़ से चिन्हित करते हैं। यहाँ का हर निशान, चाहे वो पंजों के निशान हो या पेड़ों पर खरोंचे हों, किसी न किसी बड़े संदेश का हिस्सा होती हैं। बांधवगढ़ में बाघों की डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि यहाँ अक्सर दो बड़े नर बाघों के बीच सत्ता को लेकर, टेरिटरी को लेकर खूनी संघर्ष देखने को मिलता है। हमने बिल्कुल सामने से रोड क्रॉस करते हुए टाइगर को देखा। आपने भी देखा, क्या शानदार जानवर होता है, मजा आ गया। बांधवगढ़ हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन यहाँ के बाघ सिर्फ संख्या में नहीं बल्कि अपने इतिहास में भी महान रहे। यहाँ के दिलचस्प बाघों में सबसे ऊपर नाम आता है चार्जर नाम के एक बाघ का। उसे चार्जर नाम इसलिए मिला था क्योंकि वह पर्यटकों की गाड़ियों का पीछा करता था। वह गाड़ियों पर हमला नहीं करता था, बल्कि उन्हें मॉक चार्ज करता था, उन पर झपटने का नाटक करता था ताकि गाड़ियां उसके इलाके से दूर हट जाएं। समय के साथ वह इतना निडर हो गया था कि अगर कोई गाड़ी उसे अपने रास्ते में दिख जाती थी और उसे उस गाड़ी का वहां होना पसंद नहीं आता था, तो वह सीधे उसके बोनट पे चढ़ जाया करता था। 90 के दशक में वह पूरे बांधवगढ़ का सबसे प्रभावशाली बाघ हुआ करता था और उसकी धाक पूरे जंगल में थी। आज भी पुराने गाइड जब चार्जर की बात करते हैं तो उनकी आंखों में वही पुराना खौफ और सम्मान दिखता है। पर्यटकों के लिए चार्जर को देखना किसी फिल्म के सीन से कम नहीं होता था। गाइड बताते हैं कि वह गाड़ी के बिल्कुल बोनट तक आ जाता था और पर्यटकों की आंखों में आंखें डालकर चेतावनी देता था कि यह मेरा इलाका है, निकलो यहाँ से। चार्जर के साथ जिस बाघिन का भी नाम हमेशा लिया जाता है, वह थी बांधवगढ़ की फेमस बाघिन सीता। सीता को दुनिया की सबसे ज्यादा फोटो खींची जाने वाली बाघिन कहा जाता है और वह इतनी सुंदर और कैमरा फ्रेंडली थी कि वह नेशनल जियोग्राफिक के कवर पेज पर भी छपी थी। पर्यटक घंटों इंतजार करते थे कि एक बार सीता नाम की यह बाघिन दिख जाए। वह अपनी सुंदरता के लिए मशहूर थी और उसने बांधवगढ़ में टाइगर वंश को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान भी दिया था। यहाँ पर ही एक और टाइगर की मूवमेंट थी। लगातार हमें उसकी गुर्राने की आवाजें आ रही थी और फाइनली वो भी हमें दिखाई पड़ गया।
अभी हम थोड़ा सा आगे ही बढ़े थे कि फिर से एक टाइगर की मूवमेंट हमें पता चली और भाग के हम लोग वहाँ पहुँचे। अब आज के दिन की ये हमारी चौथी टाइगर साइटिंग होने वाली थी। जैसा कि आप सब ने देखा, एक और टाइगर फाइनली हमें दिख ही गया। बहुत सारी सफारीज कर रखी हैं, पर ऐसा पहली बार हुआ है जब एक ही सफारी के अंदर इतने सारे डिफरेंट टाइगर्स की साइटिंग हो गई है। बांधवगढ़ में टाइगर्स की इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने का राज इनकी अबंडेंस है। ये चीतल या स्पॉटेड डियर्स इस जंगल के प्रे बेस की बैकबोन है। इनके बिना यहाँ की फूड चेन और टाइगर का सर्वाइवल दोनों इम्पॉसिबल है। चल सकते हैं अब। दोस्तों, सुबह की सफारी का समय थोड़ा ठंडा होता है। जानवर, खासकर टाइगर और शिकारी जानवर सुबह जल्दी शिकार और मूवमेंट के लिए बाहर निकलते हैं, इसलिए सुबह का समय वाइल्ड लाइफ देखने के लिए गोल्डन आवर माना जाता है। फिर दोपहर में गर्मी सबसे ज़्यादा हो जाती है और जानवर अक्सर आराम करने के मोड में चले जाते हैं, इसलिए शाम की जो सफारी होती है वो अंतिम कोशिश जैसी होती है, यह देखने के लिए कि क्या कोई जानवर पानी पीने के लिए या किसी मूवमेंट के लिए बाहर आया है तो आप उसे देख सकते हैं। बांधवगढ़ में अगर आप सुबह की सफारी बुक करते हैं तो उसकी ड्यूरेशन थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ऐसे में अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो सुबह की सफारी बुक करना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। उससे आप ज़्यादा समय जंगल में रहेंगे और आपकी साइटिंग की प्रोबेबिलिटीज़ भी शाम से थोड़ी ज़्यादा रहेंगी। आप ये जो पानी का पॉन्ड देख रहे हैं, ये इंसानों द्वारा बनाया गया एक ज़रूरी स्ट्रक्चर है। गर्मियों में जब जंगल की छोटी नदियाँ सूख जाती हैं, तब ये मैन मेड वाटर बॉडीज ही वाइल्ड लाइफ की लाइफलाइन बन जाती हैं। ये सिर्फ पानी का एक कुंड नहीं, बल्कि इकोसिस्टम को जिंदा रखने का एक इंसानी तरीका है। मैंने इसका फ्रेम वाइड पे कर दिया था, बहुत अच्छा लग रहा है। घूमते घूमते अब हमें भूख लगाई थी, क्योंकि सुबह 5 बजे के हम होटल से निकले हुए थे। तो अभी हम रिजर्व के अंदर ही एक छोटी सी कैंटीन की तरफ बढ़ चले थे, जहाँ कुछ ब्रेकफास्ट जैसा किया जा सके। ये कैंटीन लोकल लोगों के द्वारा संचालित एक कम्युनिटी किचन जैसा बेसिक सेटअप होता है, और ऐसा कुछ इसके पहले किसी प्रोटेक्टेड एरिया के कोर जोन में मैंने तो नहीं देखा था। यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा होता है वो चल के आपसे शेयर करता हूँ। बांधवगढ़ में अगर आप मॉर्निंग सफारी कर रहे हैं और आपको भूख लगाई है, तो आप अपने गाइड को बोल सकते हैं। यहाँ पर एक रेस्टोरेंट तो नहीं कहूँगा, लेकिन जॉइंट जैसा बना के रखा है। कई सारे स्टॉल्स हैं, यहाँ आपको छोटी छोटी खाने की चीज़ें मिल जाएंगी। हमने मैगी ऑर्डर करी है और आलू और मूंग के पकौड़े ऑर्डर किए हैं कॉफ़ी के साथ में। आता है तो आपको दिखाता हूँ। बाकी इस जगह पे होने का और यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने का वो अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। चीज़ें कैसी होती हैं वो खाने के बाद आपको बताऊंगा। ये आ गई हमारी खाने की चीज़ें। ये मम्मी का होममेड पराठा, हम लोगों की मैगी,
आलू बोंडा, मुंगौरा, सारा कुछ गरम गरम इन्होंने अभी निकाला है। और ये है इस प्लेस का माहौल। चीज़ें कैसी हैं अभी टेस्ट नहीं किया, लेकिन यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने की जो वाइब है वो बता ही नहीं जा सकती। एंटी पोचिंग डिवाइस बोलते हैं इसको। नहीं सिर्फ ये मॉनिटरिंग करना बोलते हैं। नेचर की कॉन्शियसनेस है सारी। एटलीस्ट 5 डिफरेंट टाइगर्स की साइटिंग हमें हुई और बहुत ही लकी सफारी रही आज की हमारी। अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अभी बांधवगढ़ में ही एक कोई मंदिर के अवशेष हैं जो हमारे गाइड बता रहे हैं। बांधवगढ़ फोर्ट की तरफ हमें जाना होगा। फोर्ट तक तो जाना अलाउड नहीं है, लेकिन फोर्ट से पहले कोई एक विष्णु भगवान का मंदिर है, उसके अवशेष हैं, उसकी तरफ हम मूव कर रहे हैं। और वो भी ऑफ कोर्स फॉरेस्ट का ही पार्ट है, तो रास्ते में कुछ और साइटिंग हो गई तो और मज़ा आ जाएगी। लेफ्ट में देखो, लेफ्ट मम्मी, लेफ्ट देखो। अरे मम्मी अभी आप पकड़ के सो रही किले के टॉप से थोड़ा नीचे शेष शैया करके एक मंदिर जैसा स्थान है, जहाँ विष्णु जी एक विशालकाय मूर्ति के रूप में शेषनाग के ऊपर लेटे हुए हैं। वैसे तो सामान्य दिनों में आम जनमानस के लिए किले के टॉप तक जाना रिस्ट्रिक्टेड रहता है और साल में सिर्फ एक बार यानी जन्माष्टमी के दिन यहाँ एक लोकल फेस्टिवल का आयोजन होता है और उसमें लोग किले के टॉप तक जा सकते हैं। पर शेष शैया वाला जो टेम्पल है वहाँ तक अगर आप चाहें तो अपनी सफारी के दौरान जा सकते हैं और अभी आगे इस वीडियो में हम आपको वहाँ पर लेकर के भी चलेंगे। वो हंटिंग ग्राउंड था ये, और कहाँ आप जाएंगे हाँ दे दिया। हाँ 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 अगर जंगल सफारी एक कहानी है तो किले का ये रास्ता उस कहानी का सबसे एडवेंचरस चैप्टर है। बांधवगढ़ के बाकी सफर से ये रास्ता बिल्कुल अलग है, थोड़ा कठिन और बहुत ज्यादा रोमांचक। ये हम आ गए। एक मज़ेदार ड्राइव करके अभी हम आ गए हैं, जो मैंने आपको बताया था कि पार्क के बीचों बीच एक टेम्पल कॉम्प्लेक्स जैसा है, पुराना मंदिर है, वहाँ है। ये है जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। ये सीढ़ियाँ हैं जो मंदिर की तरफ ऊपर जा रही हैं। 7 फनों वाले सर्प शेषनाग पर लेटे हुए भगवान विष्णु का यहाँ पर कोई स्कल्पचर है।
अभी हम आ पहुंचे हैं शेषशैया मंदिर पर। शेषशैया बांधवगढ़ फोर्ट का सबसे रहस्यमयी और खूबसूरत हिस्सा है। यह मूर्ति 10वीं शताब्दी की है, जिसे कालाचूरी डायनेस्टी के वक्त बनाया गया था। यह इस बात का सबूत है कि बांधवगढ़ सिर्फ एक जंगल नहीं बल्कि कभी एक बड़ा सांस्कृतिक केंद्र भी हुआ करता था। इस मूर्ति के पास से चरणगंगा नदी निकलती है। यह नदी बांधवगढ़ नेशनल पार्क के कोर एरिया के लिए पानी का सबसे बड़ा स्रोत है। इस मूर्ति के आसपास के पत्थरों पर आपको काई और लताएं दिखेंगी। ये मूर्ति इतनी पुरानी है कि जंगल ने इसे अपने अंदर समेट लिया है। ये दिखाता है कि कैसे समय के साथ प्रकृति सब कुछ अपने अंदर वापस खींच लेती है। बिल्कुल। तो दोस्तों ये था बांधवगढ़। आशा करता हूँ पूरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मध्य प्रदेश की हमारी यात्रा अभी जारी रहेगी। अगले एपिसोड में मैं आपको लेकर के चलूंगा माँ शारदा का सिद्ध पीठ मैहर देवी। यहाँ से करीब 2-2.5 घंटे की सड़क यात्रा है। तो इस एपिसोड को यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं आपसे मिलूंगा मध्य प्रदेश सीरीज के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, प्रसन्न रहें। बाय बाय।